बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक मिशन था या जाफ़र एक्सप्रेस के जो हाईजैक होने के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन क्या बलूचिस्तान में ये पहला वाक़या है? तो यकीनन ये पहला वाक़या नहीं है। हाँ, अपनी नौयत का पूरा एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना अपनी नौयत का बहुत चंद एक वाक़यात हैं या शायद इक्का दुक्का वाक़या या अपनी नौयत का पहला वाक़या है। इसके अलावा हम दूसरे वाक़या सुनते रहते हैं कि गाड़ी को रोक लिया, बस को रोक लिया, आईडी कार्ड को शनाख्त की और उसके बाद उन्होंने जो है उनको जो है गोली मार दी। इस तरह के वाक़या सुनते रहते हैं, लेकिन पूरी ट्रेन जिसमें 440 जो एक फ़िगर आया है, ऑफिशियल फ़िगर डीजीआई आईएसपीआर की जानिब से 440 का फिगर आ रहा है कि वहाँ पे उस ट्रेन में थे। यानी कि 440 का मतलब है 440 ख़ानदान, 440 लोग नहीं। अब ये जो 440 ख़ानदान हैं नाज़रीन, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये सेंसिटिव इशू इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया। सेंसिटिव इशू इस सेंस में है कि इससे आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या कोई इस पर कोई कोई बंद बांधा जाएगा, आगे क्या इस तरह के मामला को रोका जाएगा तो क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से होगी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्या कामयाब होगी नहीं होगी, डायलॉग जहां कामयाब नहीं हो रहे। हाँ, कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, ताकि मुल्क की बेहतरी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कंसेंसस के साथ, जैसे हमने देखा था 16 दिसंबर 2014 में माज़रत के साथ जब वाक़या हुआ था एपीएस का, उस वक्त भी हालांकि इमरान खान साहब का धरना चल रहा था, 126 दिन का धरना वो तब तक दे चुके थे, लेकिन जब सानिया एपीएस हुआ था तो पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने अपना धरना फौरी ख़त्म कर दिया था और उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त ओपोजिशन थी, उस वक्त हुकूमत थी, उस वक्त हमारे सिक्योरिटी इदारे थे, तमाम एक पेज पे जब वो एपीएस की मीटिंग ख़त्म, जब एपीएस वाक़े पे मीटिंग ख़त्म हुई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग ख़त्म हुई थी, तो तमाम एक बेहतरीन कंसेंसस के साथ वहाँ से उठे थे और उसके बाद दहशतगर्दी में कमी भी हुई थी। तो अभी भी या तो उसके फॉलोअप की ज़रूरत है या नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत है, कि ताकि इस तरह का ये जो दहशतगर्दी है, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हम सुन रहे हैं, केपी के हवाले से सुन रहे हैं, बलूचिस्तान के हवाले से सुन रहे हैं, इस पर बंद कैसे बांधा जाएगा, इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएंगे हमें ज्वाइन किया है मियाँ सैफुर रहमान साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़रीद अहमद प्राचा साहब हैं, बहुत शुक्रिया प्राचा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। रहनुमा जमात इस्लामी हैं। इनके अलावा हमें अख्तर ज्ञानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब, DGISPR ने आज जो बताया और आज उनके मुताबिक उनका कहना था कि इंडियन मीडिया अपनी वीडियो में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है, दहशतगर्दों को भारतीय मीडिया सपोर्ट कर रहा था। एआई के ज़रिए जो कुछ वीडियोस चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया उस सबको। ये जो ऑफिशियली बताया गया है कि दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी, इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। मेरा सवाल यहाँ पे है कि ये हमारी वाक़या हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, बल्कि हर इक्का दुक्का बहुत वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। इससे पहले जो समीर साहब के जो बेटे को शहीद किया गया था खुदकुश धमाके में, वो भी था। मेरे ख्याल में इतने वाक़यात हो चुके हैं इस साल में कि एक एक वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या खुली आंखों के साथ कुछ सद्देबाब भी किया जाएगा, या खुली आंखों के साथ हम देखेंगे, 4 दिन डिस्कशन होगी, फिर मिट्टी पाव प्रोग्राम होगा, सब दब जाएगा? आपने उम्दा बात की है। मैं तो आपके बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूँ कि हम कितनी हलाकतें, कितनी शहादतें कितने जनाजे और कितने उठाएंगे। सानहात से गुजरेंगे तो तब जाके हमारी वाकई आंखें खुलेंगी, या हमें ये मुकम्मल एहसास होगा, या क्लैरिटी आएगी, जी। सोच में एक अबहाम सारा ख़त्म होगा कि जी कौन लोग दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से क्या वो बदला क्यों ले रहे हैं। जैसे देखो ना, अब सवाल आ गया BLA की बारे में, कहा जाता है कि जी वहाँ एहसास महरूमी है। वैसे तो आप अगर पूरा बगौर जायज़ा लें बनज़र गायर, तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम पसमानदा तबके जो हैं और उनके ऊपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तकरीबन तमाम महरूम तबकात हैं। और यकीन करें, ये ठीक है बलोच हमारे भाई, हमारे जिगर का टुकड़ा हैं, हम पाकिस्तानी हैं सारे, लेकिन उनके यहाँ महरूमियाँ चलें, ये आप कह लें कि बहुत ज़्यादा होंगी,
लेकिन आपको पंजाब में, जनूबी पंजाब में और यहाँ भी जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं उनके यहाँ जो समाजी इंसाफ नहीं मिल रहा, माशरती इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको तबकाती नाइंसाफ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे तकब्बर के साथ एक मुलाजिम को डील किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो दुनिया का सबसे फाल एक सिस्टम मुआशी समझा जाता है, उसमें भी बड़ा मुतकब्बराना एक तर्ज अमल होता है अपने मुलाजमीन से, और जैसे कि एक मालिक का अपने ग़ुलाम से होता था। तो ये चीज़ें कुछ वाक़ईतन ऐसी हैं कि हुकूमतों को तो हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और वाकई यकीनन हुकूमत तो चूँकि ड्राइविंग सीट पे होती है, वो तो बड़ी जिम्मा हो ही नहीं सकती। वो तो किसी भी सानेहा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उनको तो कोई माफ़ी नहीं होती। तो उनको अपने आप को हमेशा चाको जबंद रखना है। आने वाले वक्त में जैसे आपने कहा कि सदेबाब करना, कि क्या सिर्फ आंखें खुल जाना काफ़ी है, क्या आने वाले वक्त में कोई इस तरह का सानेहा हो सकता है, तो उसका कहीं कोई CID, कहीं कोई इंटेलिजेंस, कहीं कोई रैकी हो रही है, क्या वो एरियाज आइडेंटिफाई हो रहे हैं जहाँ से दहशतगर्द आसानी से दर आते हैं और फिर जाके पनाहगाहों में चले जाते हैं। ये महज कह देना कि जी भारत इसके पीछे इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब तो लोगों के सामने ये बातें खुल के आ गई हैं सामने कि कहाँ कहाँ ये ऑपरेट कर रहे हैं लोग। लेकिन ये है कि उसका भी सदेबाब, हर चीज़ की तदबीर तो हो सकती है ना जी। एक कौम है, हम सारे मिन हैसुल कौम जब आगे चलेंगे, जैसे भी आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की कि उसका क्या होगा, उस पर हम आगे चल के पूरी तफसील से बात करेंगे कि यकीनन आप सब हमने मिलना है। और आपने जैसे बताया कि APS का वाकया हुआ, उससे पहले भी थोड़ा चले जाएं, शायद पीपल्स पार्टी का दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वात ऑपरेशन हुआ था। स्वात ऑपरेशन में भी यानी अपोजिशन जमातें, हुकूमती जमातें, अदारे सब मिल के उन्होंने कहा कि जी अब तो आपके स्वात में झंडे लग गए हैं उन दूसरे ऐसे ग्रोहों के जो मुल्क दुश्मन है, और वो कह रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत और पाकिस्तान के झंडे जो परचम जलाए गए और नीचे फेंके गए और उनको रौंदा गया, तो फिर आपको रिट ऑफ द स्टेट कायम करना पड़ी। स्टेट तो बन चुका हुआ जी 1947 में, रियासत पाकिस्तान तो बन चुकी है। अब जो भी थे, मेरे अपने भी कुछ अजीज़ थे जो कुछ प्रिंसली स्टेट से थे जिन्होंने इल्हाक किया पाकिस्तान से, लेकिन अब यह है कि जब हमने इल्हाक कर लिया, हमने अपनी वफादारियाँ इनके साथ अहद मुआहदे कर लिए, फिर उसके बाद हमारे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम उन अहद से पीछे हटें। रह गई बात नाइंसाफ़ियों की, उससे नाराज़ियाँ होती हैं, उससे कुछ लोग ऐसे अनासर जो हैं वो जन्म लेते हैं जिनको हमारी दुश्मन एजेंसियाँ फटाफट उनको उनकी हमदर्दियाँ हासिल करती हैं, उनको फिर तहरीस भी देती हैं, लालच भी देती हैं, तरबियत भी देती हैं। लेकिन हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाना है। जैसे मुझे आपकी बात बहुत ही उम्दा लगी कि नेशनल एक्शन प्लान 2 अब वाकईतन है, लेकिन उसमें लफ्ज़ जोर किस पे देना है, एक्शन पे, बल्कि दूसरा लफ्ज़ तो खैर वो प्लान है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लानिंग होती कोई नहीं है, वैसे बन जाते हैं प्लान, लेकिन बात हो कि मनसूबाबंदी हो, इज्तिमाई दानिश के साथ हो, मुकामी लोगों के भी अंदर एक बड़ी दानिश होती है। कुछ लोग ऐसे ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के लोग, इस तरह अनासिर जो है पनप रहे हैं, वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन अनासर या अवाम दुश्मन अनासर, इनका कला कमा होना चाहिए, वो आपके साथ चलने को तैयार हैं, गो के वो खौफजदा हैं, सहमे हुए हैं। आपको पता है जब ये तालिबान तहरीक बड़े अरूज पे थी तो बहुत से मलक जो थे, बड़े बड़े जो कबाइल के जिन्हें मशरान कहा जाता है, उनको ख़त्म कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। तो अगर उनको हुकूमत उनके सर पे रियासत हाथ रखे दस्ते शफकत और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि मुकामी सतह पे जब मसाइल को निपटा जाएगा और साथ रियासत, अवाम, अपोजिशन और हुकूमत ये सब मिल के चलेंगे तो ये इसकी बेखुनी होगी। नहीं तो ये जो अगर हम इंतशार के साथ जो किसी बगैर क्लैरिटी के किसी चीज़ को हाथ डालेंगे, वो फिर वही वाक़या आप जनूबी वज़ीरिस्तान की मस्जिद में भी वाक़या हो गया। अब देखें ना, एक महरूमी बलोचिस्तान में है, एक महरूमी जनूबी वज़ीरिस्तान में है। अब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मैं तो नहीं समझता कि वो बलोचों की सही जायज़ कोई जेन्युइन नुमाइंदा जमात है, तो ये भी नहीं है। महरूमियाँ अपनी जगह, इसकी तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ये कैसे हम मान लें कि जी वही है उनके सही नुमाइंदा। तो अब ये है कि वो अगर उनके डांटे कोई अफगानिस्तान या किसी और जगह मिलते हैं तो वो मैंने और आपने तो नहीं उनको पकड़ना ना, हमने तो फिर अपने आप को अपडेट रखना है, तो अलर्ट रहना, हमारी ड्यूटीज़ क्या है फिर, और यही तो काम है हमारा। ठीक है प्राची साहब, सर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब एक रोज़ा क्वेटा का दौरा किया, उस वक्त उन्होंने एक सवाल उठा दिया
सर, हुकूमत का काम सवाल उठाना नहीं है, हुकूमत का काम ऐसे मौक़ों पे सवालात का जवाब देना होता है, अपनी कौम को एतमाद में लेना होता है, उनको आके ब्रीफ करना होता है, उनको बताना होता है कि हम रियासत को बचाने के लिए ये इक़दामात कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सवाल उठा दिया कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था, तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया है? सर, ये सवाल बच्चा बच्चा आज मौजूदा हुकूमत से कर रहा है। 2.5 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को ऑलमोस्ट माइनस प्लस के साथ। तो ये सवाल जो है हर बच्चा कर रहा है सर, हर सूबे का हर पाकिस्तानी ये हुकूमत से सवाल कर रहा है और वज़ीर आज़म वहाँ खड़े होकर खुद ये सवाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि पहले हमारी जो वुज़रा की इतनी लंबी चौड़ी कैबिनेट है वो इस पूरे वाक़े में गायब रही, किसी ने आके कौम को एतमाद में नहीं लिया, किसी ने आके कोई अपडेट नहीं दी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब अगले दिन जाते हैं और ये सवाल कर देते हैं। तो सर, अवाम को जवाब किससे मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल वही बात की जो मैं करना चाह रहा था जी। कि जो बातें हुकूमत अवाम को करनी चाहिए वो हुक्मरान कर रहे हैं और जो अपोजिशन को करनी चाहिए वो हुकूमत कर रही है। यानी जो सवालात जवाबात देने वाले हैं, आपने इक़दामात करने हैं, आप बयानात दे रहे हैं। आपको तो इक़दामात की बात करनी चाहिए, आपको तो बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर चुके हैं, हमने ये किया है। आपको तो अपने फेलियर की बात करनी चाहिए कि ये चीज़ें, ये वजूहात थी, हम ये नहीं कर सके। आप लोगों से सवाल कर रहे हैं, लोग क्या इस बात का जवाब दें कि दहशतगर्दी ने क्यों फिर सिर उठाया है? तो ये जवाबात तो आपके ज़िम्मे हैं। बहरहाल ये एक ऐसा, ठीक है, हम ये कैसे कहेंगे कि जी ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था। यानी पूरी तारीख के अंदर चंद वाक़यात मिलते हैं पूरी ट्रेनों के अगवा होने की, हाईजैक होने की। उनमें से एक वाक़या ये था, बहुत बड़ा इक़दाम है और यकीनन इस इक़दामात के लिए पूरी प्लानिंग की गई। इसमें आप कह सकते हैं पूरी आलमी सतह पर की ये प्लानिंग थी, इसमें कई मुल्क इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये बात भी हम कह सकते हैं कि हमारे इदारों ने इस पे, या शायद अल्लाह तबारक व तआला ने खास करम किया, एहसान किया कि इसमें जल्दी इस पे काबू भी पा लिया गया। जी। ये भी कि कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने हक़ाइक़ सामने आए, कितने नहीं आए, हम इस सवाल को एक तरफ रखते हैं। लेकिन जो सवालात सामने आते हैं उनके जवाबात तो किसी के ज़िम्मे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब दें या कोई दे, कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसका जवाब कौन देगा? क्या किसी ने इस बारे में कभी सोचा भी था कि इस सारे ट्रैक के ऊपर ये वाक़या भी कभी हो सकता है? और हमारे जब अफवाज के अफराद छुट्टियों पे जाएंगे तो क्या उनके साथ इस रास्ते पे हो सकता है जहां एक एक आदमी को बसों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, तो वहां पर इतने बड़े अफराद जब जा रहे हैं तो क्या उनके साथ कोई वाकया, कोई सानिया नहीं हो सकता? फिर उसके बाद इस पूरे ट्रैक को समझने की कोई किसी न किसी सतह पे कोई कोशिश नहीं की और ये सारी चीजें जो हैं वो इस बारे में हैं। अब ये कि इस मामले को भी पूरे तौर पे समझने की जरूरत है, जैसे अभी सैफुर्रहमान साहब भी बात कर रहे थे कि ये ठीक है कि हम कह सकते हैं कि BLA है और उनके मामलात हैं बहुत सारे, लेकिन ये कि क्या इस बात को हम इसी पर जा करके कि भारत इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, फलां है, इस पे छोड़ दे के और इसकी हकीकी चीजों को पीछे नहीं समझ सकते कि क्या गुर्बतें हैं, क्या महरूमियां हैं, क्या वहाँ का नौजवान बेरोजगार है, क्या गवादर पे जो आलमी सतह पे इतनी तबाह हो रही है, क्या गवादर के माहीगीर और वो उनको रोजगार से जो महरूम किया गया, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो अरसे से बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे भी कोई हकाइक हैं? क्या वहाँ अभी तक वहाँ के लोग जिनको महरूम किया गया उनके हाथ में कोई चीज आई है अभी तक? फिर इसी तरह से मैंने तो खुद बहैसियत MNA उस कमेटी का भी मैं मेंबर था कि जो वहाँ पर रसोई में उन इलाकों में गई थी, वहाँ की महरूमियाँ तो अभी तक उसी तरह से है। पूरे इलाकों के इलाके हैं कि जहाँ पर दरवाजे नहीं है घरों के
और लोग एक एक कमरे के मकान में रहते हैं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिनको बहरहाल किसी ने तो कभी किसी सतह के ऊपर देखना तो है, और इसका भी तो ख्याल करना है कि ये बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा अपने लिहाज से, और वहाँ की जो महरूमियाँ हैं, वहाँ तरक्याती काम जो नहीं हो रहा, फिर वो क़यादत जो है, जो जिनको जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, क्या वो इस सारे मामलात को संभाल सकते हैं? तो इन सारी चीजों को अब जैसे कहा गया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हकीकी नुमाइंदगी को भी मद्देनजर रखा जाए, जो असम्बलियों में नहीं भी है उनको भी बुलाया जाए, और इस तरीके से इन सारी चीजों को लेके आप चले। कोई ऐसा हो कि इसको सियासत से, आप खुद कहते हैं सियासत से बालातर होना चाहिए, तो ये अपोजिशन को ना समझाएं, बल्कि हुकूमत खुद भी समझे कि मामलात को सियासत से बालातर वाकई होना चाहिए, और सियासत से बालातर होके इसको लेके चले, तो शायद हम मुल्क को और उसकी सलामती को महफूज रखने के लिए कोई हकीकी इक़दाम कर सके। दुरुस्त कह रहे हैं। ज्ञानी साहब से भी जान लेते हैं। ज्ञानी साहब, मुझे ये बताइएगा, एक जानिब हमारी फ़ौज थी जिसने पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू था, कम्युनिकेशन गैप था। वहाँ पे जिस जगह पे, जिस टनल के अंदर, टनल नंबर 8 के अंदर जहाँ पे ट्रेन रोकी गई थी, वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स, ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, नहीं थे मोबाइल सिग्नल्स वगैरह। लेकिन इस सब के अलावा जब हमारे वज़ीर आज़म साहब कल जाते हैं अपनी वहाँ पे कोयटा में एक रोज़ा दौरे पर इजहार यकजहती करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, पहले तो 2 दिन चले वज़ीर आज़म साहब गायब रहे ना, कोई पता ही नहीं कि वज़ीर आज़म साहब थे कहाँ, हालांकि उनको कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जी, कल उनको एहसास हुआ, वो गए। वहाँ जाके वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की जब तक दूसरे सूबों की तरह नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। ये कह किसको रहे हैं? ये ओपोजिशन अगर ये बात करे ज्ञानी साहब, मानने में आता है। अगर कोई ऐसी जमात बात करे कि जिसने कम वक्त टेन्योर जिसका रहा है, मानने में आता है। नून लीग अगर ऐसी बात करे जिसने 30-35 साल सियासत की है, अभी भी पिछले 2.5 साल से छोटे मियाँ साहब सियासत में है, सर मानने में आता है कि अगर हुकूमत इस तरह की बातें करेगी, क्यों करेगी इस तरह की बातें? जाए ना वहाँ जाके उनको उनके हकूक दे देंगे, जो नहीं है उनके पास, वहाँ जाके उन तरक्की के जो मंसूबे हैं वो लगाएं, ताकि बलूचिस्तान भी तरक्की करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि दहशतगर्दी का ये जो वाक़या है, ये इस हद तक मुनफरिद और अजीबो गरीब किस्म का है कि हर आदमी जो पाकिस्तान में, वो चाहे किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिविलियन है या मज़दूर है, वो हैरान हो गया है। पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है, ये ऐसा है कि एक ट्रेन को यरगमाल बनाया और फिर पूरी ट्रेन को आग लगा दी, और फिर उस ट्रेन में जो है जो फौजी हैं वो छुट्टी पर आ रहे हैं, कुछ पुलिस वाले लोग हैं, कुछ दूसरे इदारों के लोग हैं, कुछ एजेंसीज के लोग हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि एक जो दहशतगर्द हैं, उनके इतना बड़ा हौसला जो है वो बड़ा है, और इतनी उनके अज़ाइम बढ़ गए हैं कि वो हमारे इदारों को कुछ समझते ही नहीं है, या हमारे इदारों का खौफ उनके ज़हन पे आ ही नहीं रहा कि इतना बड़ा वाक़या कर लिया। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं मैडम, ये हैरानकुन बात है कि अब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसमें 3 लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, तीनों ही दोनों दिन गायब रहे साहब हैं ज्ञानी साहब, तीनों ही दोनों दिन गायब रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं गायब रही, इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो 3 लोग हैं, तीनों ही दोनों दिन गायब रहे हैं। हालांकि इंटीरियर, चले वज़ीर आज़म ना सिर्फ वज़ीर दाखिला आ जाते, आके कौम को एतमाद में लेते, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। वैसे हम रोजाना देखते हैं लंबी लंबी कतारें लगी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5-5, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यहाँ खामोशी थी। मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री में तीनों लोग बड़े ओल्ड पार्लियामेंटियंस हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, जिसमें अब परवेज खटक साहब भी आ गए। इतना बड़ा वकूआ हो गया और लोग हैरान हो गए, लेकिन इसके बावजूद किसी भी शख्स ने, किसी भी जिम्मेदार आदमी ने कौम को इत्मीनान में नहीं लिया, कौम को जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी, जो जख्मियों के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। और जब ये सोशल मीडिया पे काफी लहदें हुई
तो तब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोयटा के आर्मी चीफ उनके साथ थे। और इस तरह की बातें जो आप जिसको मैनिफेस्ट कर रही हैं, और ये वो कौम को जवाब देने के बजाय सवालात कर रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं वो हैरान है कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हमें एतमाद में ले रहे हैं या हमें मजीद डरा रहे हैं या हमें नहीं, मुझे ऐसा लगा था तासुर ज्ञानी कर रहे हैं। साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था शायद वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाके कौम से सवाल कर रहे हैं कि कौम शायद जवाब दे दे उस बात का। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जी। इस वकूए से एक दिन पहले जो पिछले पाकिस्तान में कुछ अपना दहशतगर्दी के वकूए हुए थे, तो उसमें ईरान ने अपने अंदर 7 लाख अफगानियों को मुल्क बदर करने का ऑर्डर जारी कर दिया, और उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि तमाम जो अफगानी हैं वो हमारे मुल्क से निकल जाएं, चाहे वो सिटीजन कार्ड रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन इतना बड़ा वकूआ होने के बावजूद हमारे मुल्क में इस तरह की एक भी मेजरमेंट सामने नहीं आई, या जितनी भी मेजर्स हैं वो इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए हमारे सामने नहीं आए। और पूरी कौम सवाल है हुकूमत से, और लेकिन हुकूमत जो है वो कौम से ही सवाल किए जा रही है। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो वाक़या नहीं है कि जहाँ किसी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए जाए, अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाए जाए, हुकूमत जवाब दे। जिस तरह के दुरुस्त कह रहे हैं। साहब कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट पे तो गवर्नमेंट है, हर इकदामात की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पर है, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। जिस तरह के प्राचा साहब फरमा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने यहाँ तक किया, ये इकदामात किए, लेकिन इतने इकदामात में हमें कामयाबी हुई, इतने इकदामात में नाकामी हुई। नाकामी की वजूहात ये हैं, और जो कामयाबी है उनके पीछे हमारे ये इकदामात हैं। लेकिन दुरुस्त हमें कह रहे तो हैरानगी हो रही है कि ये हुकूमत करना क्या चाहती है, या हुकूमत के इकदामात क्या हैं, या इतना बड़ा वकूआ होने के बावजूद इसके बाद जो है हुकूमत कौन से कदम उठाने जा रही है। ज्ञानी साहब, और आप पर अभी हुकूमत तक की कुछ बात वाज़ेह कर रहे नहीं हुआ। हैं, मैं डिफेंस मिनिस्टर जो कि है ही हमारे दिफा के मिनिस्टर, मियां साहब, डिफेंस मिनिस्टर की कल वो आपने दिफा ही स्पीच, करते हैं ना। वो दिफा कर रहे थे, लेकिन वो हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जमात का दिफा कर रहे थे, मुल्क का दिफा वो नहीं कर करते रहे थे। हैं। कल आपने देखा कि जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था उसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी, जब उनको बोलने का मौका दिया गया, उनका टर्न था, उसमें से उनकी ज़्यादातर स्पीच का हिस्सा अपोजिशन को तनकीद करने पे गुजर गया था। कल उनका फ़र्ज़ बनता था कि चलें बाकियों ने अपने फ़राइज़ नहीं निभाए, वो तो डिफेंस मिनिस्टर है ना, मुल्क के वज़ीर दिफा जी, है, बिल्कुल। वो पार्लियामेंट में खड़े होते, बताते कि क्या हमारे डूज थे, क्या हमारे डोंट्स थे, हमने किस तरह से बिल्कुल, ओवरकम बिल्कुल, किया, हमने कहाँ पे हमारी नेग्लिजेंस रही है, हमारे प्लान्स क्या हैं, हम इसको इंशाल्लाह जल्दी से जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दहशतगर्दी को। जिस तरह से भी था, लाइव सेशन चल रहा था, सारी मैं तो जो है पूरा 100% पाकिस्तान मैं देख तो रहा आपकी था, बात से 100% लेकिन मुतफिक हूँ। उन्होंने बजाय इस बात के कि ये इस तरह की बातें करते, पीटीआई को कुचलने पे वो लगे रहे देखो थे। ना, क्या स्ट्रेटजी है जब हुकूमत जब की? इस तरह के वाकयात रोज बरोज रूनुमा होंगे तो लोगों के दिलों में खौफ आता बेहिस्सी। है। देखिए जो टेरर नेटवर्क्स होते हैं लोगों ना, के दिल, आपकी उनका कोई बात भी माजरत एजेंडा के हो, साथ इंटरप्ट कर रही हूँ, लोगों के दिलों में खौफ आ गया है और हमारे सियासतदान जो है वो बेहिस हो गए। जी अब आप मैं जारी रखूँ ना बात। जी जी, अच्छा, प्लीज। वो जब बात है जो टेरर नेटवर्क्स होते हैं, इनकी तरबियत का इनकी बुनियादी जो हिस्सा होता है, उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपने हदफ को जाके निशाना बना के उसको दुनिया से यानी रुखसत करना है। उसमें यह भी होता है कि आप किसी जगह भी जाके फट जाएं, किसी जगह पे भी फायरिंग कर लें, वो पूरा इलाका या पूरा मुल्क या पूरा खिता जो है वो दहशत ज़दा हो जाए, खौफ ज़दा हो जाए। खौफ को फैलाना, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्राइकिंग द टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, ये उनका मेन एजेंडा होता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि किसी जगह पे शहादतें 10 लोगों की होती हैं, लेकिन 10 लाख 10 करोड़ लोग खौफजदा हो जाते हैं। ये जो सहम है, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव है। यानी मुआशरे में एक सरासीम की एक खौफ व हरास फैलाना, ये उस वाक़े के अंदर शहादतें 10, 15, 20, 21 की जो हैं, उससे बड़े स्केल पे ये उनका टारगेट होता है। मेरे ख्याल में कल जो काम आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हाँ कल जो काम बिलावल साहब ने किया, मैं उनकी स्पीच को मानती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी स्पीच की थी। कल जो काम बिलावल साहब की स्पीच में था, या असद कैसर साहब ने या सलमान अकरम राजा ने अपनी बात में की थी, वो हुकूमत का मौक़िफ़ होना चाहिए था। आए बैठे तमाम ओपोजिशन को इनवाइट करते। इसी तरफ तो मैं आ रहा हूँ। अब जो वजीर दिफा हैं, अगर वो लोगों को बताएं, जैसे आपने कहा डूज एंड डोंट्स, वो बताएं कि जनाब घबराएं ना, ये जो खौफ ज़दा आपको कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने झंडे पे हैं, लेकिन हमारे पास ये इक्विपमेंट है, ये तैयारी है, हमारे पास प्लान्स हैं, हम लोगों के साथ मिलके जो मुकामी वहाँ के लोग हैं
उनके साथ मिलके हम पूरा बाकायदा मनसूबा बंदी कर रहे हैं, इस पे दिन रात कोशिश हैं। आप हमारी इस कोशिश को सराहें भी, लेकिन जहाँ हमसे को गलतियाँ हैं उनका हमें नकाइस की निशानदही करें ताकि हम उसको दुरुस्त सिमत में एक पूरा, मैंने जैसे कहा ना, एक्शन प्लान, यानी वो प्लान जो एक्शनेबल हो, जिस पर अमल हो। जैसे प्राचा साहब भी फरमा रहे हैं कि आपने काम करना है, यानी कि आप अब ये उस चीज़ का वक्त नहीं है। देखें ना, अगर जो भी दहशतगर्द है, मैं कहता हूँ उसको तो बाद में हम शनाख्त कर लेंगे। अगर चले हम कहते हैं ये भारत है, तो वो भारत क्या इस तरह के दहशतगर्द थोड़ी भेज देगा कि जो आगे सिर्फ वो सिर्फ रंभा चलाने वाले होंगे। उन तो पूरे तरबियत याफ्ता होंगे, उनको बम लगाने भी आते होंगे, उनको ट्रेन को डीरेल करना भी आता होगा, उनको पटरियों की फिश प्लेटें भी उखाड़नी आती होंगी, उनके पास टनल्स के वो मैप्स भी होंगे, उनके पास ये भी होगा कि कौन सी पहाड़ी से गुजर के ये ट्रैक कहाँ जाता है, कहाँ पे फौज की हमारी तैनाती है, कहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे माजी में, कभी माजी में चले जाएं, बल्कि अब भी शायद, अब तो खैर वाक़यात कम हो गए, देहातों में जहाँ पे चोरी चकारी के वाक़यात होते थे तो सन लगाई जाती थी। कियानी साहब इसको शायद पसंद करेंगे। सन लगाते थे, एक रैकी करते थे चोर आके कि इस घर में मर्द कितने में काम पे जाता है, कितने बजे आता है, वो फिर नकब लगाते थे। यानी कि वो ये तकरीबन टेररिस्ट भी उसी की एक बड़ी मॉडिफाइड और बड़ी तरबियत याफ्ता फॉर्म होती है, क्योंकि जाहिर जाके वो ऑपरेशन ऐसे नहीं करते जैसे अभी मेरे भाई ने, प्राचा साहब ने कहा कि एक पूरा आलमी पूरा मनसूबा होगा। मैं कहता हूँ चलो आलमी ना भी, लेकिन एक बड़ा इमेक्युलेट मनसूबा बनाया जाता है। मनसूबा तो होगा, उनके पीछे एक पूरी प्लानिंग की जाती है कि प्लान 1 B 2 ये होगा, अगर हम यहाँ फेल होते हैं तो हमारा अगला हदफ ये होगा, अगर यहाँ फेल होते हैं तो तीसरा हदफ ये होगा। तो इस पे अब हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ साथ वाकई हमें कौम को हौसला भी देना है। हमने कौम को कहना है जनाब ठीक है, हम एक्शन कर रहे हैं, शहादतें हमारी भी हो रही हैं और वो मासूम लोगों की भी हो रही हैं, हमारे अहलकारों की भी हो रही हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं और हम कोई बहाम नहीं पैदा करेंगे। आपको कोई जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे, इतना ही 2-4 लफ्ज़ ही आके कह देते हैं, इतने काफी था। हौसला अफजा बातें करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय मैं खड़ा होकर तकरीर कर दूं कि यार जी इसमें खासा बड़े गलत थे, इसमें फलां गलत थे। गलतियां सबसे होती हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, उस दिन सैफ साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनली उस रात, जिस रात ये ऑपरेशन चल रहा था, जिस रात ये सारा वाकया हो रहा था, हम सब लोग रंजीदा थे, हम सब रंजीदा थे। और मैं पर्सनली पूरी रात सो नहीं सकी थी और बाकायदा अपडेट्स लेने की कोशिश कर रही थी। मुझे यकीन करें, हालांकि सानहे से कोई उसका तल्लुक नहीं, जैसे 16 दिसंबर को पाकिस्तान उस रात भी नहीं सो सके थे, वो भी बड़ी तकलीफ हुई थी। जिंदगी में मैं इतना रोया, लेने की कोशिश कर रही थी, मौका आया और उस वक्त मेरी नजरें टिकी हुई थी टेलीविजन पे कि शायद अभी कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा आए और आके थोड़ी सी अपडेट देते, अभी कोई अगला पूरा दिन। लेकिन जब तक अगला मेरा प्रोग्राम हुआ है तब तक कोई हुकूमती बंदा नहीं आया, किसी ने आके कोई अपडेट नहीं की। ये भी नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्राचा साहब से जानेंगे कि ये जिस लेंस से, सिक्योरिटी लेंस से 6-7 दहाइयों से बलूचिस्तान को देखा जा रहा है, इन वजूहात का, और जो वहाँ के लोग हैं वो जितना डिस्कनेक्ट है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, अब ये इतना डिस्कनेक्ट क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं और इसका सद्देबाब क्या होगा। एक ब्रेक के बाद।